हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ एम्पायर। ठीक है, क्लास 7 का लेसन 5 है। साम्राज्य क्या होता है। साम्राज्य होता है छोटे छोटे राज्य अथवा क्षेत्रों के समूह को जो एक शासक मतलब राजा शासन करता है उस पर, उसे साम्राज्य कहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, साम्राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं जो राजा द्वारा घोषित की जाती हैं। मजबूत सेना, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून, सिक्के बनाना, संसाधनों का नियंत्रण, सेना रखनी है, कैसी रखनी है, क्या करना है, सब साम्राज्य के सम्राट को होता है। फिर आता है व्यापार। ये जो राजा होते हैं, हमारे सम्राट होते हैं, वो कैसे अपना व्यापार किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, व्यापार मार्ग कैसे होने चाहिए, श्रेणियाँ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब राजा के अधीन होता है कि राजा किस तरीके से इसको आगे अप्लाई करेगा। ठीक है, आगे आते हैं महाजनपद। महाजनपद आपके पता ही है, 16 महाजनपद थी। ठीक है, 16 आपने देखी होगी पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ी है। 16 में से क्या जनपद से महाजनपद 16 में से कोई 4 प्रमुख शक्तिशाली थी। वो थी मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो था मगध। वो क्यों था? क्योंकि उसके पास गंगा उसके निकट थी। ठीक है, और क्या था कि वहाँ लोहे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी और सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी मगध के पास। इस वजह से मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उभर कर आया और साम्राज्य बन गया। आगे देखते हैं, उसमें जितने ये वंश दिखाई दे रहे हैं, ये वंश ने मगध के ऊपर राज किया है। सबसे लास्ट वंश था इसका नंद वंश। ठीक है, इसका जो राजा था धनानंद। जैसे आपने बिंबिसार देखा, बिंबिसार ने शक्तिशाली था। और एक बात है, इन जो राज्यों में 4 राज्यों में ना हेरिडेटरी सिस्टम था और मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजा का ही तंत्र होता था। ठीक है, और हेरिडेटरी राजा का बेटा और उसका बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, इनमें। लेकिन आज हमारा भारत कैसा है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है इसमें। ठीक है, 4 थे प्रमुख जो बताए थे, उसमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और ये जो पाणिनि और मैक्सथनीज हैं, इनका मगध के साथ क्या संबंध है वो आप इस पिक में देख सकते हैं। पाणिनि ने अष्ट अध्याय में अपने मगध के बारे में बताया है कि मगध की भाषा कैसी थी, समाज कैसा था। और मैक्सथनीज जो यूनानी अर्थशास्त्री था, उसने अपने इंडिको उसने लिखी थी, उसमें बताया है कि पाटलिपुत्र में किस तरीके से व्यवहार था, क्या वहाँ पर चीज़ थी। फिर आया सिकंदर उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने पौरस जो पौरव राज्य था, उसके राजा पौरस से लड़ाई करी झेलम नदी के पास और पौरस को हरा दिया। लेकिन वह पौरस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ठीक है, और उसे वहीं छोड़ दिया, उसी पर उसकी बातों से, यानी पौरस की। ठीक है, आप जो अपनी स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, इसमें राजा पौरस का क्षेत्र है और ये इधर है मगध साम्राज्य। राजा पौरस को जीतने के बाद वह मगध साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मगध साम्राज्य में क्या हुआ, युद्ध में जो सैनिक थे सिकंदर के, उसने मना कर दिया कि हम थक गए, हम नहीं लड़ेंगे। और मगध साम्राज्य की सेना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और वो डर भी गए थे। इस वजह से वो मगध की तरफ नहीं बढ़ा। ठीक है, और उसने वहाँ अपने भारत में रहकर ऋषि मुनियों के साथ बातचीत करी और उनसे कुछ बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बुद्धिमानी से इसका जवाब दिया। और कुछ टाइम बाद हमारे इधर जो सिकंदर जब वापस गया तो उसकी मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। फिर सिकंदर के बाद जब नंद वंश का क्या नाम है, धनानंद जो उनके राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तो थे, लेकिन वो प्रजा की तरफ नहीं देखते थे। तो क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अपनी स्क्रीन पर आप मगध का नक्शा और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का नक्शा देख सकते हैं। आगे का मतलब जब मैं पढ़ाऊँगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, चंद्रगुप्त से लेकर आगे तक का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बाय।